नमस्कार, मैं हूँ पारस दीक्षित और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कुमार सागर जी, गुरुकुल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो कि स्वयं दिव्यांग हैं और दिव्यांग होते हुए भी ये गुरुकुल सेवा ट्रस्ट चला रहे हैं। तो कुमार सागर जी, पहले तो आपका द गली मोहल्ला शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार सागर जी, ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि गुरुकुल सेवा ट्रस्ट चलाया जाए, चूंकि आप स्वयं दिव्यांग हैं और जो आपने जैसे इसमें लिखा भी है पीछे बैनर में, आप लोग देख रहे होंगे कि गरीब और अनाथ बच्चे, उनको निशुल्क जो है शिक्षा देना, ये आपके मन में कहाँ से आया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मेरे मन में पहले से ये ख्याल तब आया जब मैंने एक बार टीचर को पढ़ाते हुए देखा। तो जब टीचर चौक से बोर्ड पर लिख रहा था तो मेरे मन में ख्याल है कि क्यों ना मैं भी वहां पर जाकर के बच्चों को पढ़ाऊं। तो बच्चों को पढ़ाने का शौक जो था मुझे बहुत पहले से था। तो एक बार मेरे मन में आया क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मैंने आस पड़ोस के मोहल्ले वालों से बात की कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इस बात को लेकर के कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने कुछ दिनों तक मैं परेशान रहा इस बात को लेकर के। फिर मैंने विचार बदला और मन में ये ख्याल आया कि शायद ये लोग पैसों से पैसे ना देने पड़े, इसलिए शायद मुझे मना करना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा बच्चों को। तो फिर जब मैंने एक घर जाकर के एक बच्चे को निःशुल्क पढ़ाया और महीने 2 महीने तक उसको पढ़ाता रहा, अपना रिजल्ट अच्छा दिया, तो आस पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि हाँ वाकई में ये अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत 2009 से की थी। 2011 तक मैंने किसी भी संस्था या किसी बैनर तले काम न करके व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया। और उनको पढ़ाने के बाद अपने अंदर की प्रतिभा उन्हें दिखाई कि मैं पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद 2011 में एक हमारे राजीव सर हैं, आदरणीय राजकीय इंटर कॉलेज के, तो उन्होंने मुझे अक्षर वेलफेयर सोसाइटी संस्था से जोड़ा। 2011 से लेकर के 15 तक मैं उस संस्था के बैनर तले बच्चों को पढ़ाता रहा। कार्य इतना यही रहा, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना, जो गरीब एवं अनाथ बच्चे थे उनको शिक्षा देना। उसके बाद मेरे मन में ये ख्याल है क्यों ना अब अपनी संस्था बनाई जाए। फिर 2016 में मैंने इस संस्था की नींव रखना चाही, लेकिन किसी कारणवश फाइनेंशियल समस्या थी, लेकिन नहीं खड़ी कर पाया। फिर अक्षर वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से लगातार पढ़ाता रहा और 2022 तक मैंने फिर पढ़ाया। मतलब कि आपने, आपका सफर जो है 2009 से शुरू हुआ। काफी लोगों का, मतलब लोगों ने मना भी किया पढ़ाना कि आप पढ़ा नहीं पाते हैं जी। फिर उसके बाद लेकिन आपने हार नहीं मानी। जी बिल्कुल, कंटिन्यू चलता रहा। अच्छा, खराब भी लगता होगा ना कि लोग जब मना करते होंगे कि आप पढ़ा नहीं पाते? जी बिल्कुल खराब लगता था। लोग हमें हीन भावना से देखते थे और ये समझते थे कि ये पहले से ही दिव्यांग हैं, दूर दराज चल नहीं पाएंगे, और अभी खुद 9वीं कक्षा में थे तो क्या पढ़ा पाएंगे। लेकिन मैं आपको खुद बताऊं सच, जब मैं 9वीं कक्षा में था तो 9वीं के ही बच्चे पढ़ा रहा था। वो कैसे? जो मैं स्कूल से पढ़ के आता था वही यहाँ पर बच्चों को रिवीजन करके पढ़ा देता था। और चूंकि मुझे पढ़ाना था, ये मैं जानता था, तो मैं ऐसा कोई टॉपिक वहां पर छोड़ता ही नहीं था जिसमें डाउट है। अच्छे से स्कूल से पढ़ के आता था, फिर वही आकर के बच्चों को पढ़ाता था। सबसे बड़ी बात कि आप 9वीं कक्षा में आपने पढ़ाना शुरू किया, वो भी निःशुल्क। तो आप कोई भी फीस नहीं देते थे क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर के ही शुरू की। तो ये आप मतलब सिर्फ यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर गरीब, किसी भी टाइप के गरीब बच्चे, ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हो और शिक्षा के रास्ते में पैसा उनके आड़े ना हो, मैं उन सभी बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। हमारे पास 3 बच्चे संस्थान में 7 बच्चे हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के माँ है तो पिता नहीं है, और किसी के दोनों है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों की शिक्षा में पैसों की कमी की वजह से उनकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। संस्था में सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो दिव्यांग हो, गरीब हो, अनाथ हो, सभी के लिए। क्या आप मतलब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं तो सिर्फ पढ़ाते हैं या बुक वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा 2024 पिछले साल 14 नवंबर को माननीय अरुण सागर सांसद जी ने हमारे कई प्रयासों से और संस्था की कोर कमेटी की मदद से पिछले साल 14 नवंबर को बच्चों को बाल दिवस के अवसर पर तोहफे के रूप में उन्हें निःशुल्क लाइब्रेरी तोहफा दिया। माननीय अरुण सागर जी ने उद्घाटन किया था और समय समय पर बच्चों को शिक्षण सामग्री
खाद्य सामग्री संस्था के द्वारा हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। संस्था के पास मतलब आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं, तो संस्था के पास फंड कहाँ से आता है? मतलब क्योंकि आप अगर आप जैसे आपने बताया कि संस्था की तरफ से खाद्य सामग्री हुई या बुक्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें ये संस्था कहाँ से लाती है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न इससे पहले कई मीडिया बंधुओं ने मुझसे पूछा था, और ये प्रश्न भी जायज़ है कि आखिर इंसान कब तक कुआँ खोदता रहेगा, कहाँ से पानी निकालेगा? तो आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, संस्था का जो आय का स्रोत है, वो हमारी कोर कमेटी में जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा संस्था में डोनेट करते हैं। इसके अलावा संस्था में कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, अपने परिवार से समृद्ध हैं। तो संस्था उनसे फीस भी लेती है। ऐसी बात नहीं है कि सभी निःशुल्क कर रहे हैं, लेकिन निःशुल्क वाले भी बच्चे हैं और पेमेंट वाले भी बच्चे हैं। संस्था को जिन बच्चों से शुल्क मिलता है, उसकी बचत का हिस्सा और प्लस हम लोगों की अपनी निजी कमाई का हिस्सा हर महीने हम लोग संस्था के फंड में डालते हैं। उसी से संस्था रन कर रही है। उसी से बच्चों की पढ़ाई का खर्च, उनके खाने पीने का खर्च, और संस्था द्वारा पूरे साल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं बच्चों के लिए, चाहे वो बाल दिवस हो, टीचर्स डे हो, या संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को संस्था का वर्षगोत्सव मनाया जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, संस्था के उसी फंड से ही पूरा किया जाता है। तो संस्था में सिर्फ गरीब बच्चे नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे फीस वगैरह बिल्कुल नहीं। तो अब संस्था में अभी तक मतलब जब से आपने शुरू किया तब से कितने बच्चे अब तक लगभग बेटा का प्रोग्राम बेटा निश्चित रूप से तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको उन बच्चों से, उन गार्जियन से मिलवा दूंगा। मैं प्रमाण के तौर पर 2011 से मैं काउंट करूंगा, 9 से काउंट नहीं करूंगा। जब तक मैं कॉम्पिटिशन पढ़ाता था, मैंने आपको बताया 2011 से लेकर के आज 2025 चल रही है। लगभग 14 साल का हमारा अनुभव रहा है, सफर रहा है। इसमें 10,000 से ज्यादा गरीब एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क पढ़ा के मैंने उनका सम्मान विदा किया है। मौजूदा समय में 60 बच्चे संस्था में है, जिसमें से 20 से 25 बच्चे निःशुल्क वाले ही हैं। संस्था में मतलब जब से चल रही है और काफी बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे होंगे, तो मेरा ये कहना पूछना है कि मतलब आप किस क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है? देखिए, हमारी संस्था में नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन नर्सरी से कक्षा 5 तक मैंने 4 टीचर लगा रखे हैं जो जूनियर क्लास को पढ़ाते हैं, और कक्षा 6 से लेकर 12 तक मैं ही सभी को पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि न केवल मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, बल्कि बेरोजगारी के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, वो खुद हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही हैं। मैंने ही उनको अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण दिया पहले 3 महीने। उसके बाद आज वो चारों टीचर, उसके पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं, ज्यादा तो नहीं कमाते हैं, लेकिन अपना खर्च निकाल देते हैं। मैं उन चारों टीचर को संस्था की तरफ से अपनी निजी कमाई से उनको सैलरी या वेतन देता हूँ। मतलब आप उनको निजी कमाई से जो टीचर मतलब पढ़ाते हैं उनको मंथली जो भी है आप जी, देते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि मतलब आपकी आप ही के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं और आपने ही उनको रोजगार जी, कह सकते हैं प्रोवाइड करवाया है। और क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है, और जहाँ आपने मतलब जहाँ उन्होंने पढ़ा वही उनको रोजगार मिल ये जाए। देखिए, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके जैसे आप देख सकते हैं अभी, जब आप चाहें तब मिल गए, बाहर भी सस्ता मिल जाएंगे, लेकिन इन 14 सालों में कई सारे बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पढ़ाया, या फिर शाहजहाँपुर में 10 से 12 स्टूडेंट हमारे होम ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट हमारे पुलिस में हैं, एडवोकेट बने हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जिन्होंने लगन से अपनी पढ़ाई की, वो किसी अच्छी क्षेत्र में जाकर भी सफल हुए। जब आपने ये गुरुकुल ट्रस्ट बनाने के बारे में सोचा तो मतलब काफी लोगों ने विरोध किया होगा, सपोर्ट आपका किन लोगों ने? जी, जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब बात आपने बहुत अच्छी पूछी, सपोर्ट यहाँ तक पहुँचे हुए मुझे किसी का नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने में इतना ज़रूर कहूँगा कि परिवारजनों का, माता-पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है। लेकिन शारीरिक रूप से अगर हम बात करें, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, और ना ही आर्थिक रूप से किसी ने मदद की। आज जो आप देख रहे हैं संस्था जिस भी मुकाम पर है, जिस भी पायदान पर है, वो हमारी अपनी मेहनत है, ईश्वर की कृपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब संस्था का रजिस्ट्रेशन मैंने कराया था और इसको रन करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने खुद ही संस्था का प्रचार डोर टू डोर जाकर किया, संस्था अध्यक्ष होने के बाद भी।
मैंने कचेरी चौराहे पर खड़े होकर के पंपलेट बांटे अपनी संस्था के। मैंने रात के अंधेरे में जाकर के लोगों के घरों में पंपलेट नीचे से चिपका दिए, ताकि उनको देख ना पाए कि संस्था अध्यक्ष ही अपनी संस्था का प्रचार कर रहा है। इस तरह से मैंने संस्था को उठाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रचार करने के बाद अगले दिन बच्चा हमारे पास एडमिशन भी आया, हालांकि वो फाइनेंशियल मजबूत था। तो उसने मुझे देखा कि आप ही सर मतलब टीचर हैं, आप ही पढ़ाते हैं, और मैंने तो कल आपको जब साइकिल से जा रहा था पैसे बांटते हुए देखा था। तो मैंने उस समय, कोई मुझे लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उस समय मैं प्रचार के लिए किसी लड़के को पेमेंट नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने अपनी संस्था का प्रचार अपने आप ही किया, मैं आपको बता दूं। और जहाँ तक संस्था पहुंची है, बड़ी ही मुश्किलों से पहुंची है, किसी का कोई सहयोग नहीं मिला, चाहे वो सरकार हो, शासन प्रशासन हो। लगभग काफी लोग जानते हैं कि संस्था सजामुल में चल रही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने मदद करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारी टीम जो है काफी छोटी है, और मैं खुद एक पैर से दिव्यांग हूँ, इसलिए ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता। लोगों की सपोर्ट हमें बहुत कम मिली। लेकिन फिर भी आप दिव्यांग होने के बावजूद भी आप गए, आपने पंपलेट बांटी है, जो संस्था को आपने बनाया, लोगों के घरों में आपने पंपलेट दिए, मतलब आप एक तरफ आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं जी। और बड़ा अच्छा मतलब आज बहुत अजीब सा लगता है कि अब जैसे आपने बताया ना कि कोई बच्चा आया वो एडमिशन लेने के लिए और भी नहीं आपको देखा कि आप पंपलेट भी बांट रहे थे। तो होता ये है कि आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं रहा, लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, आपको सब अकेले ही करना पड़ा, अकेले जलसा करेगी, और वो भी दिव्यांग होने के बावजूद। इसके अलावा भी मतलब होते हैं ना कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे दो चार लोग जिनका सपोर्ट रहता है, वो भी नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मैं इस बारे में कोई झूठ नहीं बोलूंगा, शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर किसी प्रकार किसी कोई मदद नहीं की। अच्छा, संस्था जब से चल रही है आज काफी टाइम हो गया है, तो उसके बाद कोई प्रशासनिक या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रकार की सहायता? अभी तक फिलहाल कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन जितनी सहायता मिली है मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, ताकि जिसने सहायता दी है उसको भी अच्छा लगे। और अगर उसको अच्छा लगे ना लगे, मेरा ये मानना है, जो इंसान किसी की भी थोड़ी सी मदद करे तो उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब माननीय अनुसार सांसद जी पिछले साल बाल दिवस पर आए थे, तब उन्होंने बच्चों को खर्च के लिए 2500 रुपए दिए थे। इससे पहले जलालाबाद विधायक हरि प्रकाश वर्मा जी आए थे, खेल दिवस के विजेताओं को उत्साह करने उन्होंने 2000 रुपए बच्चों की खान पान और शिक्षा सामग्री के लिए दिए थे। इसके अलावा अभी तक मुझे किसी प्रकार की कोई मदद शासन प्रशासन से नहीं। कुमार सागर जी, ये बताइए कि 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस है, तो उस दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सरकार से, शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं सरकार द्वारा, लेकिन वो केवल सिर्फ एक मेरे हिसाब से खाना पूर्ति ही है। साल में एक बार दिव्यांगों को साइकिल बांट दी गई, कपड़े बांट दिए गए, खाने पीने की वस्तु बांट दी गई। महीने में 2-4 कार्यक्रम दिव्यांगों के लिए होने चाहिए, पहली बात। इसके अलावा कुछ दिव्यांग हमारे शाहजहांपुर में, हमारे जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो शिक्षा, कला, साहित्य, बिजनेस, इन क्षेत्रों से जुड़ करके सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा, ऐसे दिव्यांगों को ढूंढकर, ऐसे दिव्यांगों को खोजकर उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी दिव्यांग वस्तुओं के, ट्राईसाइकिल के लोभी या जरूरतमंद नहीं होते हैं। कुछ दिव्यांगों को सम्मान भी चाहिए होता है। जो दिव्यांग खुद बेसहारा होकर किसी का सहारा बने हुए हैं, या समाज के, देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़ करके उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। हमारे जो दर्शक हैं गली मोहल्ला शो के, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले गली मोहल्ला शो की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का, शासन शासन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम किया है। और आपकी जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, उनसे ये कहना चाहूंगा कि गली मोहल्ला शो टीम पूरे शाहजहांपुर में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सामाजिक कार्यों को हाईलाइट करने का, आगे बढ़ाने का। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा गली मोहल्ला शी टीम के साथ जुड़े और अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखिए।
तो गली मोहल्ला छोटी बहुत ही शिक्षित एक सार्थक प्रयास है आकाश भैया का। और इसके अलावा मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और देश के सभी दिव्यांग जनों को हमारी ओर से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।